पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको एक गोरख धंधे के बारे में बताएंगे। धंधा तो है पर गंदा है। ये धंधा है ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का, जाली तस्वीर बनाने का, जिसको इमरान खान ने ननकाना साहब में जो जलसा किया उसमें कहा कि उनकी भी कुछ डीप फेक वीडियोज़ बनाई गई हैं जो कि रिलीज़ की जाएंगी। मुख्तलिफ़ किस्म का ये कारोबार जो है ये कौन लोग करते हैं, इसका फ़ायदा किसको होता है, ये गंदी वीडियोस ऑडियोज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी हुई हैं, इस काम में मुलव्विस कौन कौन है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज तक पाकिस्तानी सियासत में किसको हुआ। कुछ हक़ाइक़ नाज़रीन आपके साथ इस हवाले से शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस गंदे धंधे की बुनियाद डाली गई थी 1980 की दिहाई में, और 1980 की दिहाई में जब 1988 के इलेक्शंस थे तो उस वक्त ये ख़बरें शाया हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो की कुछ तस्वीर हेलीकॉप्टर से बाकायदा तौर पे गिराई गई, और ये जो तस्वीर थी इसके पीछे कहा जाता था हुसैन हक्कानी है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं, मसलन एक नाइला इनायत इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट की थी 2015 में और कहा था कि नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की जाली नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से इलेक्शन कैंपेन के दौरान फेंकी गई। इसी तरह बेनज़ीर शाह भी एक सहाफ़ी हैं, इन्होंने 2019 में एक ट्वीट किया और कहा कि 1990 की दिहाई में नवाज शरीफ अपने बेनज़ीर भुट्टो को अक्सर टारगेट करते थे, उनके ख़िलाफ़ इंतहाई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते थे, घटिया किस्म के कमेंट्स देते थे। और एक दफ़ा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीले कलर के कपड़े पहन के, पीले रंग का जोड़ा पहन के पार्लियामेंट में आई तो उन्हें पीली टैक्सी का और कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जिनको कि प्रिंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह नाज़रीन सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने द न्यूज़ अखबार में आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि नवाज शरीफ का जो रिकॉर्ड है 1980 की दिहाई का, उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर जो हैं उनको जोड़ के अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। इसी तरह बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर यूएस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड के साथ एक हेलीकॉप्टर से गिराई गई, और हुसैन हक्कानी जो कि 1988 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ये तस्वीर तैयार की हैं। लेकिन बाद में हुसैन हक्कानी ने मज़हर अब्बास के बकौल क्लैरिफाई किया कि ये काम, ये आइडिया जो था ये ISI के साबिक चीफ हमीद गुल का था। तो ये नाज़रीन वो कहानी है जहाँ से ये शुरू हो रही है कहानी, क्योंकि उस वक्त वीडियोज़ का इतना दौर नहीं था तो पिक्चर्स फेक करके बनाई गई और बाकायदा ड्रॉप की गई। अब इस पे सवाल ये आता है कि बिलावल भुट्टो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं, नुसरत भुट्टो उनकी नानी थी, उनकी तस्वीर जिस शख्स ने एक कैंपेन में इतनी घटिया किस्म की कैंपेन चलाई वो आज उन्हीं के छोटे भाई का वज़ीर ख़ारजा है। और अक्सर आप सोचते होंगे कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ हों तो क्या आप ऐसे किसी शख्स के साथ बैठेंगे जो आपकी वालदा के हवाले से इस तरह की घटिया हरकतें करे। लेकिन बिलावल भुट्टो शायद सियासत में सब जायज़ होता है, सियासत का दिल नहीं होता, सियासत में कोई मोरालिटी नहीं होती, कोई असूल नहीं होते, तो आज वो शहबाज शरीफ के बाकायदा वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं और ये भूल गए कि उनकी वालदा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने क्या क्या किया था। इससे नाज़रीन थोड़ा सा जब हम आगे आते हैं तो कहानी पता लगती है। ऑपरेशन मिडनाइट जयकॉल, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें असगर खान केस में रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन अगर मौजूदा तारीख़ में हम आ जाएँ, सिर्फ पिछले 8-10 साल का अहाता करें तो यहाँ भी ये कार्रवाई बाकायदा तौर पे जारी रही। जब पनामा लीक्स का नाज़रीन केस हुआ, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT बनाई, तो उस JIT में जब सुप्रीम कोर्ट में समाज चल रही थी तो ये हैरान कुन चीज़ें सामने आई कि JIT के जो मेंबरान हैं, जिसमें वाजिद ज़िया थे, बिलाल रसूल थे, ISIMI के ब्रिगेडियर नुमान सईद, कामरान खुर्शीद, इरफान मंगी नैब से, आमिर ज़िया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, इन सब को हरासा किया जा रहा था, इनकी सर्विलेंस की जा रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से सवाल पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे उस वक्त डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान, जो कि अब डायरेक्टर जनरल नैब लगे हुए हैं, चेयरमैन नैब लगा दिया गया उनको इन्हीं खिदमात की वजह से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करवाया कि ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक पुरानी प्रैक्टिस है कि जो भी सरकारी अफसरान हो या कोई भी
शख्स जिसमें कि हमें इंटरेस्ट हो या जो भी इंपॉर्टेंट जगह पे काम कर रहा हो उनके बारे में हम मालूमात इकट्ठी करते हैं और ये हमेशा रेडी रेफरेंस के लिए तैयार होती हैं, हमेशा मौजूद होती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये बात कंफर्म है कि जेआईटी के जो मेंबरान थे उनके बारे में भी मालूमात इकट्ठी की गई और वो इसलिए इकट्ठी की गई कि पनामा पेपर्स का केस एक हाई प्रोफाइल केस है और इसकी पाकिस्तान के सियासी मामलात पे असरात होने, तो इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये मालूमात इनके बारे में इकट्ठी की। लेकिन आगे जाके बड़े मज़े की चीज़ लिखते हैं कि ये लो डाउन जो मालूमात थी ये लीक कैसे हो गई, ये मैटर काफ़ी हमारे लिए भी तशवीशनाक है और इसकी तहकीकात हो रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा करवाया गया था कि जेआईटी मेंबरान को भी नहीं छोड़ा गया और फिर उनकी मालूमात बाकायदा तौर पे लीक की गई और तहकीकात हो रही हैं। उन तहकीकात का क्या बना, वो कौम के सामने आज तक तहकीकात की वो जो रिपोर्ट है वो नहीं आई, ना कभी पार्लियामेंट के सामने आई, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आई। इसी तरह नाज़रीन पिछले 19-20 साल से एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्हें बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए, तकरीबन 25 साल होने को आए। साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम जिन्होंने बाकायदा इस चीज़ का नोटिस लिया कि जज साहिबान, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की बातें रिकॉर्ड होती हैं, तो इस हवाले से हेयरिंग्स हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब मौजूद थे और इसमें जो चीज़ें सामने आई नाज़रीन, जो खबरें इस हवाले से छपी उससे ये पता लगा, 2015 की ये खबरें हैं, हसनात मलिक की है, द ट्रिब्यून अखबार की, कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि 5000 टेलीफोन सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो रिकॉर्ड करी और ये 2015 की ऑफिशियल इतलात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो 5000 अफराद के फ़ोन टेप कर रही है। इसी केस में नाज़रीन ये भी पता लगा, और ये डॉन अखबार की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में आईएसआई की तरफ से चीज़ें पेश की गई, मालूमात पेश की गई, उसमें पता लगा कि 7000 फ़ोन, 7000 लोगों के फ़ोन आईएसआई टेप कर रही है। तो ये मालूमात बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। लेकिन इसके बाद इस केस का क्या हुआ, जो केस 2015 में चल रहा था उस केस का आज तक फैसला नहीं आया और यहाँ पे इसी केस में बताया गया कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। इसी हवाले से नाज़रीन देखते हैं, आपको याद होगा कि मॉडल टाउन का एक केस चल रहा था। मॉडल टाउन का जब केस चल रहा था तो वहाँ भी इंटेलिजेंस, एक खबर छपी 92 अखबार में कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान अदालत में जज साहिबान की वहाँ भी रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स करने की वहाँ भी कोशिश की जा रही थी। और फिर उसके बाद जब जज साहब ने इसका नोटिस लिया तो वो शख्स भाग गया। एक और आपको नाज़रीन मशहूर ज़माना केस याद होगा मरहूम जज अरशद मलिक साहब का। मरहूम जज अरशद मलिक साहब दुनिया से चले गए और उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी इंसाफ के लिए वो आज भी अदालतों में पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें ब्लैकमेल किया, जिन लोगों ने उनकी वीडियोस वगैरह के साथ बाकायदा तौर पे उन्हें रिलीज़ किया, बनाई, फिर पब्लिक की, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो शरीफ डॉक्ट्राइन के तहत काम करते हैं। जो मैंने आपको अभी तक चीज़ें बताई उसमें अगर आपको याद हो, मरीम नवाज़ ने एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गालिबन 6 जुलाई 2019 को कि हमारे पास सिटिंग लोगों की, पावरफुल सिटिंग लोगों की वीडियोस मौजूद हैं और अगर किसी ने कोई नास्टी प्ले करने की कोशिश की तो वो ऑडियोज़ और वीडियोस लीक कर जाएंगी। अब मरीम नवाज़ नाज़रीन जो बात कर रही थी उसका मतलब बड़ा वाज़ेह था कि एक पैगाम दिया गया। अब ये जज साहिबान को पैगाम दिया गया, जर्नैलों को पैगाम दिया गया, सियासतदानों को पैगाम दिया गया, ये तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस बाकायदा तौर पे शुरू हुआ जो शरीफ डॉक्ट्राइन के तहत शुरू होता है कि उनके केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए। नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनी, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और फिर NRO2 का आगाज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाकायदा बाद में हुआ था। और इसकी वजह यह है कि जाती उम्रा में जब कोई मुलाकात करने जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, बाकी लोग हैं, और इसका मैं आपको सबूत भी देता हूं कि कैसे ये चीज़ साबित होती है। उसमें जब ये लोग जाते हैं, जाती उम्रा मिलते हैं या कहीं और मिलते हैं, तो इनकी ऑडियो वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती होंगी, वो बाकायदा इस्तेमाल की जाती होंगी और वहाँ पे जो कमिटमेंट्स दी जाती हैं कि मुझे तुम फ़लाँ ओहदा दे दो, फ़लाँ जगह लगा दो, मैं आपका हमेशा से खादिम रहूँगा, उस तरह की जब कमिटमेंट्स की जाती हैं तो उसके बाद तैनाती होती है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस में सिसिलियन माफिया का जिक्र किया था, जो आप फिल्मों में देखते हैं कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स करके फिर उसके बाद ब्लैकमेल, तो पाकिस्तान का अपने IB का जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ पढ़ लिया है कि तमाम इंपॉर्टेंट शख्सियात की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनको सर्विलेंस किया जाता है, उनकी लो डाउन्स बनाए जाते हैं
और वो इस्तेमाल कैसे होते हैं वो हम एक तसलसल नाज़रीन देखते आ रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फेक वीडियो तस्वीरें बनाने से, नुसरत भुट्टो की बनाने से अब तक जो एक सिलसिला चलता आ रहा है। तो जज अरशद मलिक ने नाज़रीन जो एक प्रेस रिलीज जारी किया वो इंतहाई अहम है। इस हवाले से मैं सिर्फ उसकी 2-3 चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ कि मरियम सफदर साहिबा, ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है ग़ालिबन 6 जुलाई 2019 की। मरियम सफदर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाने वाली वीडियोज़ ना सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स हैं बल्कि इनमें मुख्तलिफ मौक़े और मौज़ूआत पर की जाने वाली गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर सियाको सबाक से हटकर पेश करने की मज़मूम कोशिश की गई है। यानी कि एक पीस यहाँ से उठाया, एक टोटा यहाँ से उठाया और अपना मकसद हासिल करने के लिए उनको जोड़ के आप रिलीज़ कर देते हैं। मरहूम जज अरशद मलिक आगे क्या कहते हैं कि मरियम सफदर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ज़रूरी है कि सच मंजर आम पर लाया जाए। वो ये कि नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान मुझे उनके नुमाइंदों की तरफ से बारहा न सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई बल्कि ताउन ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई, जिनको मैंने सख्ती से रद्द करते हुए हक पर कायम रहने का अज़म किया और अपने जान और माल को अल्लाह के सपुर्द कर दिया। मैंने अगर दबाव या रिश्वत के लालच में फैसला सुनाना होता तो एक मुकदमे में सजा और दूसरे में बरी ना करता। मैंने इंसाफ करते हुए शवाहिद की बिना पर नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया केस में सजा सुनाई और फ्लैगशिप केस में बरी किया। मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझ पर बिलावास्ता या बिलवास्ता ना तो कोई दबाव था और ना कोई लालच पेश नज़र था। मैंने ये फैसला खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कानून और शवाहिद की बुनियाद पर किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महज मेरे फैसलों को मुतनाज़ा बनाने और सियासी फवायद हासिल करने के लिए की गई। इसमें दिखाई गई वीडियो झूठी, जाली और मफरूजी हैं, लिहाजा इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। अब ये नाज़रीन एक जज साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन इनकी ये इस्तदा आज भी अदालतों में पेंडिंग पड़ी और शरीफ खानदान के खिलाफ इस ब्लैकमेलिंग के हवाले से कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी शायद वजह जो जज साहब ने बताया कि जो शरीफ डॉक्ट्राइन है, जो शुजा नवाज, जनरल आसिफ नवाज के भाई ने भी लिखा कि जर्नैलों को BMW गाड़ियां दी जा रही थीं, जज साहिबान को किस तरह से मैनूवर किया जाता है। और शरीफ डॉक्ट्राइन बड़ा सिंपल है कि आप अगर हमारे साथ हैं तो हम आपको जो रिश्वत ऑफर करेंगे, जो पैसे देंगे, हमसे आप मरात लें तो हम आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आप हमसे मरात नहीं लेंगे तो फिर आप हमारे खिलाफ हैं और हम आपकी ऑडियोज़, वीडियोज़ और ब्लैकमेलिंग, धमकियाँ, आप पे मुकदमे, ये सारी कार्रवाइयाँ करेंगे। तो ये शरीफ डॉक्ट्राइन है जो कि आज भी आपको पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। एक और मिसाल ले लें, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उनकी बाकायदा एक ऑडियो रिलीज की गई और हमने इसको बाकायदा अमेरिका की टॉप फोरेंसिक जो एजेंसी है उससे इसका फोरेंसिक करवाया और उसकी रिपोर्ट क्या आई। उसकी रिपोर्ट जैसे जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के उनकी कन्वर्सेशंस के कोई लफ्ज़ इधर से उठाया गया, कोई इधर से उठाया गया, उसको जोड़ के वो ऑडियो रिलीज़ की गई, जिसका हाल ही में भी नवाज शरीफ ने लंदन में जब अपनी बिप्ता सुना रहे थे तो उसमें जिक्र भी किया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रीमियो फोरेंसिक आप जाके गूगल भी कर सकते हैं, अमरीका की टॉप फोरेंसिक एजेंसी है। इस हवाले से थ्रू क्रिटिकल लिसनिंग अ नोटेबल चेंज इन द टोनैलिटी ऑफ द स्पीकर वॉइस इज ऑब्जर्व्ड एट टाइम कोड 25-554 प्रायर टू दिस। अब वो बात क्या कह रहे हैं, इसमें रिपोर्ट ये आई कि मुख्तलिफ हिस्से साकिब निसार की ऑडियो के जोड़ के ये ऑडियो बनाई गई अपने मकासद हासिल करने के लिए। अब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनकी भी वीडियोस का बड़ा चर्चा रहा, एक आधे मीडिया चैनल ने वो चलाई भी, और जब वो सवालात कर रहे थे कि जनाब नैब जो है वो तो कार्रवाई करेगा और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जब ये बयानात आने शुरू हुए कि नैब के नाखून तराश देंगे तो उनकी एक मुबैना वीडियो भी सामने आ गई। और उसके बाद कहा यह जाता है कि एहतसाब का जो आज हाल है, NRO 2 जो आप इम्प्लीमेंट होता देख रहे हैं, उसमें उस वीडियो का भी कुछ कमाल था। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले और मीडिया पे आके उन्होंने काफ़ी सारी बातें करना शुरू की तो उनकी भी एक मुबैना किस्म की वीडियो मार्केट में रिलीज़ कर दी गई। इससे पहले माजी में आप नाज़रीन थोड़ा और जाएँ तो गालिबन कशमाला तारिक और हुमायूं अख्तर जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे, एक दौर में शौकत अजीज़ की बजाय वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी थे, कशमाला तारिक एक MNA थी, उनकी ऑडियो भी एक बाकायदा तौर पर रिलीज़ की गई और उसकी टाइमिंग भी इंतहाई अहम थी जिस वक्त वो रिलीज़ की गई। अब नाज़रीन आप एक और इसमें मिसाल आ जाती है, जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम
GB के, उनका एक एफिडेविट आया कि ये वाली चीज़ें, और वो अदालत में आके फिर झूठा साबित हुआ। और इसकी टाइमिंग क्या थी, जब मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था तो उन जज साहब पे बाकायदा तौर पे हमला किया गया, उन्हें टारगेट किया गया। ये वाली चीज़ भी आपके सामने आ गई। अब जो नाज़रीन एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें पहले तो मुबैना तौर पे वज़ीर आज़म हाउस की खुद और कुछ ऑडियोज़ लीक की गई, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ सुनी जा सकती हैं, फिर डॉक्टर तौकीर शाह सुने जा सकते हैं, दीगर लोग सुने जाते हैं। ये वो नाज़रीन ग्राउंड बनाया जा रहा था कि अब इसके बाद हमने मज़ीद ऑडियो वीडियोज़ रिलीज़ करनी है, और उसको क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी दी खुद शहबाज शरीफ साहब ने कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और अब सहाफ़ी मसलन हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान की कुछ वीडियोज़ हैं जो कि आने वाली हैं, वो डॉक्टर्ड वीडियोज़ हैं, इमरान खान कह रहे हैं डीप फेक वीडियोज़ हैं। चंद और सहाफ़ी भी इस हवाले से बात करें, लेकिन ये फैक्ट्री कहाँ पे लगी हुई, इस हवाले से एक इंतहाई अहम गवाही अंसार अब्बासी ने दी जब 4 जुलाई को उन्होंने एक बाकायदा इन ऑडियोज़ के आने से पहले जो आज़म खान की और इमरान खान की ऑडियो थी, 4 जुलाई को एक जंग अखबार में कॉलम लिखा हुआ है और उसमें एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं, लेट्स प्ले विद इट। अब ये वो ऑडियो थी जो कि बाद में एक मुबैना तौर पर डाला गया, जी हैकर ने रिलीज़ कर दी। तो क्या हैकर का राब्ता अंसार अब्बासी से था? जब आप ये कॉलम पढ़ते हैं तो अंसार अब्बासी इसमें लिखते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ये ऑडियोज़ मौजूद हैं, सरकारी अफसरान ने उन्हें ये चीज़ बताई। अंसार अब्बासी सहाफ़ी होने के हवाले से उनका ये प्रिविलेज है कि वो सोर्स नहीं बता सकते, लेकिन उनका ये कॉलम रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनकी ट्वीट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, इसके आने से पहले मौजूद हैं और वो अल्फाज हैं। तो हैकर की कहानी जो गढ़ी गई वो एक कवर अप के हवाले से गढ़ी गई। अब जो डीप फेक वीडियोज़ है जिनको इमरान खान कहते हैं कि वो मजीद आनी है, ये वही तसलसल है नाज़रीन जो बेनज़ीर भुट्टो से शुरू हुआ कि उनकी बरहना तस्वीर बना के, जाली किस्म की बना के हेलीकॉप्टर से गिराई गई, और सियासत में इस ब्लैकमेलिंग की बुनियाद, इस ऑडियो वीडियो के गोरख धंधे की, गंदे धंधे की बुनियाद मियाँ नवाज शरीफ ने रखी। और अब चंद सहाफ़ी जो हैं इस पर बाकायदा तौर पर आपको मोरालिटी के क्वेश्चन उठाते नज़र नहीं आते, बाकायदा हंसते हुए इंजॉय करते नज़र आते हैं। तो जो हमारी माशरे का बाकायदा तनज़्ज़ुली हुई है, हमारी इक़दार की हुई है, उसमें ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, कौन कौन इसमें हिस्सेदार है, उसका ये नाज़रीन एक छोटा सा मैंने आपको किस्त बताई है कि कौन कौन से वाक़यात है। इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन आज के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.